डॉक्टर स्मिता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का सेकंड चैप्टर के एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशंस तो काफ़ी सारी हैं, हम यहाँ पर ब्रीफली 2-3 एप्लीकेशंस को समझेंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ने से पहले हम निर्देश तंत्र क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, हम सभी ने निर्देशांक प्रणाली पढ़ रखी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें जनरली हम कंसिडर करते हैं एक ओरिजिन और 3 एक्सिस, जैसा यहाँ पर चित्र में दिखाया है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई जेड से इसके 3 एक्सिस दिखाए हुए हैं और इसकी सहायता से हम किसी दिए गए बिंदु P पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उनको हम निकाल सकते हैं। अब यदि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते वक्त समय भी उसका निर्धारित कर दे तो ये पूरा सिस्टम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। अब निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं? देखिए, रूपांतरण समीकरण इसका मतलब ये किसी प्रकार की इक्वेशंस होंगी जो एक चीज को दूसरे रूप में परिवर्तित करती हैं। तो यहाँ ये रूपांतरण समीकरण क्या होती हैं? मान लीजिए आपका कोई एक ऑब्जेक्ट P यहाँ रखा हुआ है और 2 ऑब्जर्वर उसको दो फ्रेम से अलग अलग जगह से उसको देख रहे हैं। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों के हिसाब से जो इस पॉइंट या ऑब्जेक्ट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो दोनों के हिसाब से अलग अलग होंगे। अब लेकिन ऑब्जेक्ट तो सेम है, तो जो समीकरण इन दोनों फ्रेम से देखे गए 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के बीच में संबंध बताती हैं वो हमारी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती हैं। तो यहाँ हम इसी प्रकार की निर्देशांक रूपांतरण समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जिन रूपांतरण समीकरणों की हम बात करेंगे उसमें हम एक विशेषता होगी उनमें, उसके लिए हम 2 इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस लेंगे और उनके बीच में एक कांस्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। ऐसे रूपांतरण समीकरण निकालेंगे जो 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हमने लिए उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट मतलब सभी कोऑर्डिनेट्स को चेंज करें, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होने चाहिए और दोनों के बीच में एक समान आपेक्षिकीय वेग होना चाहिए। इस प्रकार के जो रूपांतरण समीकरण हम पढ़ते हैं उसमें पहली जो हम पढ़ते हैं वो है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इससे पूर्व वाले चैप्टर में हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो न्यूटन के नियमों की पालना करती हैं और ये उन सिस्टम्स पर लागू होती है जिसमें पार्टिकल के स्वयं की गति या फ्रेम की गति लाइट की वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा कम हो। खास बात इसमें ये है कि इसमें जो समय है वो स्थिर रहता है, इनवेरिएंट रहता है। यानी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी इवेंट को देखते हैं तो उसी समय दूसरे फ्रेम में भी उसी इवेंट को देखा जाता है, यानी समय एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में नहीं बदलता। दूसरी जो हमारी इक्वेशंस है वो है हमारी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत पर आधारित है। खास बात इसमें ये है कि इसमें समय भी एक वेरिएबल लिया जाता है। जैसे हम एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स लेते हैं, इसमें टाइम भी एक वेरिएबल है, यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में समय भी बदलता है। ये इक्वेशन उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है जिनकी स्वयं की वेलोसिटी या फ्रेम की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। लोअर वेलोसिटीज पे तो ये लागू होती ही है, दोनों पे ही ये लागू है। तो चलिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैसे निकालना है उसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब
देखिए, मैंने कहा है आपको कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। तो हम पहले उसके दो पोस्टुलेट्स जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे उनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के दो मुख्य अभिग्रहित है, यानी पूरी रिलेटिविटी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इन दो पोस्टुलेट्स पर आधारित है। उसमें पहला पोस्टुलेट है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भौतिकी के सभी नियम समान। दूसरा इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो सभी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेम रहती है, रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जर्वर और सोर्स। मतलब स्रोत या प्रेक्षक की गति का प्रभाव प्रकाश की गति पर नहीं पड़ता। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में उसका मान समान होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट लॉज थे जो आइंस्टीन ने दिए और इसी पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब की गई है। इनको ही काम में लेते हुए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दी गई हैं। तो हम उनको डिराइव कर लेते हैं। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का हम डेरिवेशन कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हम ये इक्वेशंस पढ़ रहे हैं वो हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जा रही हैं, इसलिए इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं पढ़ा रही हूँ। वन डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वन डायमेंशनल का मतलब एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को अगर हम देखें तो वह केवल एक विमीय दिशा में ही गति कर रहा है, बाकी दो दिशाओं में उसका गति नहीं है। तो ये थोड़ी सी सरल रूप में है, इसी को हम डिराइव करेंगे। तो आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें S और S' दो जड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। S' फ्रेम ऑफ रेफरेंस S के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है और प्रारंभ में जब समय दोनों के सापेक्ष t और t दोनों दोनों 0 हैं तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे पर संपाती है, यानी O और O' एक दूसरे पर संपाती होंगे। अब जब हम घड़ी को ऑन करेंगे तो क्या होगा, उसी समय ये S' फ्रेम v वेग से x दिशा में गति करने लगता है। जिस समय आपने घड़ी ऑन करी उसी वक्त O ओरिजिन पर एक हमारी पल्स हम जनरेट करते हैं जो स्फेरिकल वेव फ्रंट के फॉर्म में चारों दिशाओं में फैलना शुरू हो जाती है और ये फैलते फैलते P बिंदु पर पहुंचती है। तो इस P बिंदु पर जब ये तरंगाग्र पहुंचती है, वेव फ्रंट पहुंचती है, उस समय हम टाइम S फ्रेम से और S' फ्रेम से दोनों से नोट कर लेते हैं। मान लीजिए S और S' में जो P बिंदु पर पहुंचने का समय है वो T और T'। अब हम इसके अंदर T और T' का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, चित्र के अनुसार अगर हम टाइम T निकालना चाहते हैं, टाइम T किसका रिस्पेक्ट में होगा, रेफरेंस फ्रेम S के रिस्पेक्ट में होगा। तो S के हिसाब से अगर टाइम निकाले तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी यानी OP अपॉन C के बराबर होगा। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम OP का मान लिख सकते हैं x² + y² + z² का अंडर अपॉन C। ये समीकरण 1 हो गया। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो आपको ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है। इसी प्रकार S' से अगर हम P बिंदु पर पहुंचने का समय नोट करते हैं तो वो होगा T' और T' कितना होगा, O' अपॉन P अपॉन C के बराबर। पुनः कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम O' का मान रख देते हैं और आपको समीकरण 3 प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन को भी रीअरेंज करके हम इक्वेशन नंबर 4 ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आप देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि T और T' दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या लॉरेंस रूपांतरण में गैलीलियन रूपांतरण की तरह जो समय है वह स्थिर नहीं रहता,
बल्कि निर्देश तंत्र की गति पर निर्भर करता है। और तो कोई चीज़ हमने परिवर्तन करा नहीं, केवल निर्देश तंत्र ही गति कर रहा है, तो उसकी गति के कारण टाइम आपका चेंज हो गया। अब अभी हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस नहीं निकाली। वास्तव में इक्वेशंस क्या होंगी? इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जो x डैश y डैश z डैश t डैश का संबंध x y z t से बताएं। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 दोनों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में और 4 में आप देखिए दोनों ही पॉइंट P को इंगित कर रही हैं और दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 है। इस हिसाब से हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद आपके पास कुछ ये फॉर्म आ जाता है। अब इसमें भी हमने एक कंडीशन लगाई थी कि s डैश की जो गति है वो केवल x दिशा में है, यानी y और z में कोई भी गति नहीं है। तो इस हिसाब से लंबवत दूरियां जो हैं वो समान रहेंगी, यानी y बराबर y डैश रहेगा, z बराबर z डैश रहेगा। इन दोनों चीज़ों को हम समीकरण में अगर अप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन छोटी होके केवल इतनी सी बन जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। अब हमारे को देखो y और z के तो रिलेशन आ गई, लेकिन अभी x डैश और t डैश के रिलेशन निकालना बाकी है। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं, मान लीजिए हम o डैश बिंदु को देखते हैं। अब o डैश बिंदु को हम दो पोजीशन से देखेंगे। पहली पोजीशन है हमारी s के ऊपर से, मतलब s के ओरिजिन पे हम खड़े होकर o डैश बिंदु को t समय पश्चात देखते हैं। तो t समय पश्चात o डैश की ये पोजीशन होगी जैसी चित्र में बताई है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x बराबर v t, ठीक है, या x माइनस वी टी बराबर 0। अब इसी समय अगर कोई ऑब्जर्वर o डैश पे खड़े होके उसके कोऑर्डिनेट्स नापेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स उसको कितने दिखाई देंगे, x डैश बराबर 0। लेकिन अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक x माइनस वी टी बराबर 0, एक x डैश बराबर 0। लेकिन ये दोनों ही इक्वेशंस आपके सेम पॉइंट o डैश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रेखीय संबंध होगा, लीनियर रिलेशन होगा, तो उसको मैं प्रोपोर्शनल साइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होगा k। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई x डैश की जो x और t के ऊपर आधारित है। अब इसी प्रकार हम दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए मैं ओरिजिन O के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। दो तरीके से निकालूंगी। एक बार t समय पश्चात जब o डैश इस पोजीशन पे है तो यहाँ से खड़े होकर बिंदु O को देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x डैश बराबर माइनस वी टी डैश, और उसी समय अगर कोई ऑब्जर्वर s पे खड़ा होता है तो उसको कोऑर्डिनेट्स x बराबर 0 दिखाई देंगे। दोबारा वही आर्ग्यूमेंट से दोनों एक दूसरे पर संबंधित हैं, इसलिए उनको प्रोपोर्शनल साइन से ज्वाइन कर दिया, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो है हमारा k डैश। तो आपके पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई x की जो x डैश और t डैश से संबंधित है। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए आपके पास x डैश है और x की इक्वेशन है। अब मैं x डैश की इक्वेशन x की समीकरण में रख देती हूँ, यहाँ रख दिया, और इसको रीअरेंज करके t डैश का मान ज्ञात कर देती हूँ। अब t डैश का मान मेरे पास x और t की टर्म्स में आ गया। तो यही हमें चाहिए था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे को प्राप्त हो गई, यानी x डैश x और t की टर्म्स में प्राप्त हो गया और t डैश भी x और t की टर्म्स में प्राप्त हो गया। यानी एक तरफ केवल डैश वाली टर्म्स है, दूसरी तरफ बगैर डैश वाली टर्म्स है। लेकिन अभी भी इन समीकरणों में एक दिक्कत है कि हमने जो k और k डैश माने थे उनके मान हमें नहीं पता। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हम ये वापस से ये x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर वाली समीकरण काम में लेते हैं।
इसमें हम x डैश और t डैश के मान रख के इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद अगर हम इनके कोफिशिएंट, दोनों तरफ के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करके सॉल्व करें तो हमें k और k डैश का मान निकाल पाते हैं। वो दोनों ही मान बराबर प्राप्त होते हैं और उनका मान √1 अपॉन √1 माइनस v²/c² प्राप्त होता है। इसको हम ब्रीफली लिखने के लिए गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपके पास गामा मान आ गया। अब हमारी समस्या का समाधान हो गया। अब हम जहाँ k लिखा है वहाँ k और k डैश वहाँ गामा लगा देते हैं। तो उस आधार पर आपके पास 4 समीकरण बन गई। एक x डैश गामा x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर गामा t माइनस वी एक्स अपॉन c²। यही आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में आप एस डैश फ्रेम के में किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो अगर आपको एस फ्रेम के अंदर उसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो इस हिसाब से ये हमारी रूपांतरण समीकरण हो गई। अब अगर आपको मान लीजिए ऐसा कोई केस हो जिसमें आपको एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और एस डैश के हमें ज्ञात हो, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस यूज में लेते हैं। इनके लिए सिंपली आपको जो उपरोक्त समीकरण है उसमें v की जगह माइनस v रिप्लेस करके इन इक्वेशंस को रीअरेंज करना पड़ेगा और हमारे को ये निम्न समीकरण प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर वही है, बस v की जगह हमने पॉजिटिव, ये v जो है वो माइनस v रख दिया। तो जहाँ जहाँ माइनस साइन था वहाँ प्लस हो गया और डैश का टर्म्स बगैर डैश में बदल गया। अब हमने ये बोला है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत पर आधारित हैं और इसी के जो महत्वपूर्ण परिणाम हैं उनको भी एक्सप्लेन करने में सक्षम है। हम यहाँ 3 परिणाम की बातें करेंगे। 2 मुख्य परिणाम है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन। तीसरा मुख्य परिणाम हम जो यहाँ चर्चा करेंगे वो है वेगों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटीज समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर इनको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। मान लीजिए एस फ्रेम के अंदर जो वेलोसिटीज हैं वो ux डैश, uy डैश, uz डैश से रिप्रेजेंटेड है और एस में जो है वेलोसिटीज वो ux, uy, uz से रिप्रेजेंटेड है। सिंपल डिफरेंशिएशन से हम इन इक्वेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये समीकरणें क्या दिखा रही हैं, एस फ्रेम के अगर हमारे को गति पता है एक्स वाई जेड दिशा में तो हम एस डैश फ्रेम के अंदर गति को निकाल सकते हैं। अब इन इक्वेशन से हम कुछ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, उनको उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला केस है हमारा कि अगर मान लीजिए फ्रेम की खुद का वेग और पार्टिकल की वेलोसिटी, देखिए यहाँ पे v जो है वो फ्रेम की वेलोसिटी है ना, निर्देश तंत्र की वेलोसिटी है, वेग है, और ux, ux डैश ये सभी उस पार्टिकल के वेग हैं। तो अगर पहला केस है, अगर वेलोसिटी और v और ux दोनों ही c की तुलना में बहुत छोटे हों, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप देख सकते हैं vux अपॉन c² का मान 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। और साथ ही अगर हम गामा को देखें, गामा आपका होता है 1/√1 माइनस v²/c², ये भी अप्रॉक्सीमेटली ऐसी स्थिति में 1 हो जाता है। तो अगर हम ये मान चीज़ें इन समीकरणों में लिखें तो हमारे को इक्वेशन क्या प्राप्त होगी, ux डैश बराबर ux माइनस v, uy डैश बराबर uy, uz डैश बराबर uz। जो आप अगले गैलीलियन रूपांतरण पढ़ा है ये वही गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों की समान है। इसका मतलब जब हम ये कंडीशन लगाते हैं कि वेलोसिटीज जो है लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है, ऐसी स्थिति में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में बदल जाती है।
दूसरा केस है यदि पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट के बराबर है। अब ux का मान अगर c रखकर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम पाते हैं कि ux डैश का मान भी c के बराबर ही प्राप्त होता है। यानी कण का वेग अगर प्रकाश के वेग के बराबर एक फ्रेम में दिखाई दे रहा है तो दूसरे फ्रेम में भी उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही दिखाई देगा, बदलेगा नहीं। तीसरा केस हम ले सकते हैं कि अगर फ्रेम की खुद की वेलोसिटी c के बराबर हो और ux का मान यानी पार्टिकल का खुद का मान कोई भी वेलोसिटी हो, ऐसी स्थिति में अगर हम इन वैल्यूज को प्लेस करें तो हम पाते हैं ux डैश का मान c के बराबर ही प्राप्त होता है। यानी कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर ही हो। इससे क्या समझ आया? इससे समझ ये आया कि फ्रेम का निर्देश तंत्र का जो वेग है उसके साथ अगर कण का वेग हम संयोजित करें तो भी हमारे को परिणामी वेग c ही प्राप्त होता है। इसका मतलब वेग की जो अधिकतम सीमा है वो प्रकाश का वेग ही है। इससे ज़्यादा वेलोसिटी कोई पार्टिकल अटेन नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से वेगों को संयोजन को हमने समझाया। अब दूसरा हम लेते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में आप पहले इसके फिनोमिना को समझ लीजिए। इसमें एक ऑब्जर्वर दो चलती हुई कार को देख रहा है, उसको वो कार चलती हुई दिखाई दे रही है और उनकी कार की जो लंबाई चौड़ाई वैसी ही दिखाई दे रही है जैसी उनकी है। अब मान लीजिए इनमें से एक कार की वेलोसिटी मैं लाइट की वेलोसिटी के बराबर कर दूँ, तो देखिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसको वो कार थोड़ी सी चौड़ाई में कम दिखाई देने लगती है। यही लंबाई में संकुचन है। वास्तव में हो क्या रहा है, ये एक प्रकार की घटना है जिसमें एक प्रकाश की गति से लगभग बराबर वेग से चलती हुई वस्तु की लंबाई जो है वो उसके वास्तविक लंबाई से कम दिखाई देती है। वास्तविक लंबाई को हम प्रॉपर लेंथ या उचित लंबाई भी कहते हैं, ठीक है। और ये छोटी जो ये घटना है ये हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाती है या लॉरेंस संकुचन भी कहलाती है। खास चीज़ इसमें ये है कि लंबाई में संकुचन केवल उस दिशा में होता है जिस दिशा में वस्तु गति कर रही है। यानी इसमें कार में जो इसकी हाइट है उसमें परिवर्तन नहीं आया, केवल उसकी चौड़ाई में परिवर्तन आ गया। अब इस घटना को हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से कैसे निकालें? देखिए, इसके लिए मैंने एक वही आपका पुराना चित्र ले लिया। इसमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, S और S डैश। S डैश v वेग से गतिमान है x दिशा में। अब S डैश फ्रेम में मैंने एक छड़ अज्यूम कर ली AB जिसकी लंबाई L0 है। अब ये छड़ जो है ये S डैश के अंदर स्थिर अवस्था में रखी हुई है, तो इस वक्त इसकी जो लंबाई नापी गई है वो उसकी उचित लंबाई कहलाती है। और क्योंकि ये फ्रेम के अंदर रखी हुई S डैश भले चल रहा हो लेकिन छड़ इसके अंदर स्टेशनरी है, इसलिए इस फ्रेम को हम उचित फ्रेम या प्रॉपर फ्रेम कहते हैं। अब इस छड़ को अगर S से देखा जाए तो ये छड़ जो है स्वयं नहीं चल रही, लेकिन S डैश के चलने के कारण S के अंदर खड़े हुए ऑब्जर्वर को ये चलती हुई दिखाई देगी। मान लीजिए S फ्रेम में खड़े हुए ऑब्जर्वर को इसकी लंबाई कैपिटल L दिखाई देती है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से L और L0 दोनों के मान लिख सकते हैं। L0 का मान हो जाएगा x2 डैश माइनस x1 डैश और L का मान हो जाएगा x2 माइनस x1। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को काम में लेंगे। इस इक्वेशन की मदद से हम दोनों x2 डैश और x1 डैश का मान निकालते हैं और सिंप्लीफिकेशन से हम पाते हैं कि L0 बराबर गामा L प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं L बराबर L0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय 3। अब यहाँ देखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1। इस हिसाब से L विल ऑलवेज बी लेस देन L0। इसका मतलब सदैव हमेशा स्टेशनरी फ्रेम के अंदर देखने पर उसकी जो लंबाई है वो हमेशा
छोटी दिखाई देगी, उसकी उचित लंबाई से हमेशा कम दिखाई देगी। तो ये हमने जो रिलेटिविटी का फिनोमेना है, इसको हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से निकाला। दूसरी घटना है हमारी टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिसमें एक पल्स निकल के एक सामने रखे मिरर से टकराती है। इस घटना को अगर कोई अर्थ पे ही खड़ा ऑब्जर्वर उसका टाइम नोट करता है। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को मान लीजिए पृथ्वी पर रखे हुए किसी रॉकेट में रख दिया जाता है और वहाँ पे भी ये समान घटना नोट की जाती है। दोनों ही स्थितियों में टाइम जो है वो एक समान प्राप्त होता है। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है ये रॉकेट से नीचे उतर जाता है पृथ्वी पर और रॉकेट प्रकाश के वेग की गति से रवाना हो जाता है। इंस्ट्रूमेंट उसी में रखा हुआ है। अब ये ऑब्जर्वर अगर उस इंस्ट्रूमेंट को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये जो लाइट रे है वो कुछ इस प्रकार से चलती हुई दिखाई देगी और इस समय अगर वो अपने घड़ी में टाइम नोट करेगा तो उसको टाइम पहले की अपेक्षा ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये क्या है? यही टाइम डायलेशन है। अब ये वास्तव में हो क्या रहा है? जब पृथ्वी पे खड़ा हुआ व्यक्ति पृथ्वी पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट को देखता है तो उसका जो पाथ है, लाइट रे का पाथ, वो एक सीधी रेखा में दिखाई देता है। लेकिन जब वह स्वयं तो धरती पर ही खड़ा है लेकिन चलते हुए रॉकेट में अगर इसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर पाथ को देखता है तो उसको वो ट्रायंगुलर पाथ में चलती हुई लाइट रे दिखाई देती है। हम सिंपल मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री लगा के हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि दोनों स्थितियों में टाइम जो है वो टी मतलब रॉकेट के अंदर ऑब्जर्व करने पर टाइम हमें हमेशा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यही काल विस्फारण है, यानी एक पर्यवेक्षक के लिए समय की धीमी गति से गुजरने की घटना ही हमारा काल विस्फारण कहलाता है। अब इसको भी हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए पुनः मैं वही दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लूँगी, एस और एस डैश। एस डैश के अंदर मान लीजिए पी बिंदु पर एक घड़ी रखी हुई है और घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ है उसके बीच में हम समय अंतराल निकालते हैं। तो मान लीजिए एस डैश के अंदर जो समय अंतराल निकलता है उसको मैं टो जीरो से रिप्रेजेंट करती हूँ, जो कि T2 डैश माइनस T1 डैश है। और इसी को जब मैं एस फ्रेम में रिप्रेजेंट करती हूँ अलग समय मिलेगा तो वो होगा समय अंतराल अलग होगा, टो के बराबर होगा और उसको T2 माइनस T1 से लिख देते हैं। इन दोनों के अंदर संबंध बताने के लिए हम पुनः लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में लेते हैं और सिंप्लीफाई करने पर हम पाते हैं कि टो जो है वो गामा टो जीरो के बराबर प्राप्त होता है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम पाते हैं टो जीरो बराबर टो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। पुनः 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका मतलब टो जो है वो टो जीरो से हमेशा बड़ा होगा, यानी समय जो स्टेशनरी फ्रेम में नापा गया है वो मूविंग फ्रेम की तुलना में, उचित फ्रेम की तुलना में हमेशा ज़्यादा लंबा प्रतीत होता है। तो हमने काल विस्फारण की ये जो घटना है इसको भी हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से समझाते हैं। अब एक चीज़ हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं म्यूऑन्स का। म्यूऑन्स की सहायता से हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के कंसेप्ट को समझा सकते हैं। देखिए म्यूऑन्स जनरेट कहाँ होते हैं? आकाश में एटमॉस्फेयर की ऊपरी सतह पर जब भी कॉस्मिक किरणें टकराती हैं तो वहाँ एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन के फलस्वरूप म्यूऑन्स जनरेट होते हैं। म्यूऑन्स वास्तव में एक बहुत छोटे कण होते हैं जिनकी जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 200 गुना ज़्यादा होता है। उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है और उनकी जो डिके होने की जो लाइफ है वो 2.2 माइक्रोसेकेंड्स ही होती है, यानी वो 2.2 माइक्रोसेकेंड के बाद क्षय हो जाती है। अब ये म्यूऑन्स जो हैं इनको अगर धरती पर पहुंचना है तो इनको 10 किलोमीटर की दूरी
तय करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसको साधारण क्लासिकली देखें तो वेलोसिटी है 0.998 c और उनकी हाफ लाइफ टाइम है 2.2 माइक्रोसेकंड। उनके पास इतना ही समय है। अगर हम वेलोसिटी इनटू टाइम से डिस्टेंस निकालें तो हम ये पाते हैं कि 700 मीटर से पहले ही ये सभी म्यूऑन्स डिके हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे। और क्योंकि एटमॉस्फेयर 10 किलोमीटर का है तो धरती पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन प्रयोगों द्वारा जो डिटेक्टर्स हैं उनकी सहायता से हमने ये पाया है, साइंटिस्ट ने ये पाया है कि म्यूऑन्स धरती पर निश्चित रूप में पहुंचते हैं। तो इस घटना को हम क्लासिकली नहीं समझा सकते, लेकिन इस घटना को हम रिलेटिविटी के सिद्धांत से समझा सकते हैं। देखिए, इसको समझाने के लिए हम दो प्रकार के कंसेप्ट ले सकते हैं। पहला कंसेप्ट लेते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन के कंसेप्ट को जब हम काम में लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ पे खड़ा है और नीचे गिरते हुए म्यूऑन को देख रहा है। अब नीचे गिरता हुआ म्यूऑन जो है वो लाइट की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। तो हम सबसे पहले गामा का मान निकाल सकते हैं 1/√1 - v²/c²। अब हम ये जानते हैं जब भी कोई प्रकाश की वेग की गति से चलता है तो उसका टाइम डायलेट हो जाता है, यानी स्टेशनरी फ्रेम में खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए उसका समय बढ़ जाता है। तो हमारा जो टाइम है वो नॉर्मल 2.2 माइक्रोसेकंड्स ना होके गामा टो 0 के बराबर होगा। यानी अब गामा का मान अगर हम लगाएं तो हम पाते हैं टो जो है वो 34.8 माइक्रोसेकंड्स के बराबर होगा। यानी पहले वाली उसकी जो हाफ लाइफ है उससे 15 गुना बढ़ गया। अब अगर हम इस टाइम को लेते हुए वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकालें तो हम पाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर के बराबर प्राप्त होता है। तो इस कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं म्यूऑन्स निश्चित एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके धरती तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्योंकि इनके पहुंचने की घटना हम वास्तविक रूप में एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं, हम थ्योरेटिकली टाइम डायलेशन के कंसेप्ट से इस चीज़ को समझा सकते हैं। दूसरी अप्रोच हमारी है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की अप्रोच। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए म्यूऑन को हम स्टेशनरी मान लेते हैं। अगर म्यूऑन को स्टेशनरी बनाएंगे तो क्या होगा, अर्थ उसकी तरफ नेगेटिव वेलोसिटी से दौड़ती हुई लगेगी। और वो किस वेलोसिटी से चलेगी, वो उसी वेलोसिटी से चलेगी जिस वेलोसिटी से म्यूऑन आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम पुनः गामा निकाल लेते हैं। और अब क्या है, हमें ये पता है अगर कोई चीज़ लाइट की वेलोसिटी से चल रही है तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर को उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिखाई देगी। तो हम यहाँ पर उसकी जो लेंथ है उसकी जगह रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो वास्तविक डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर्स है अर्थ को जो ट्रैवल करना है, लेकिन रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस जो है वो L0/गामा से केवल 632 मीटर ही होगा। यानी जो म्यूऑन है उसको ये लगेगा कि धरती को केवल 632 मीटर का डिस्टेंस ही तय करना है, उसके बाद वो उसके डिके होने से पहले वो पृथ्वी कहाँ तक पहुँचेगी। हम उस टाइम को निकाल लेते हैं। टाइम हम पाते हैं कि वो 2.1 माइक्रोसेकंड प्राप्त होता है और म्यूऑन का डिके टाइम है 2.2 माइक्रोसेकंड। इसका मतलब उसके म्यूऑन के डिके होने से पहले ही अर्थ उस तक पहुंच जाएगी। तो ये दोनों ही कंसेप्ट से हम ये समझ सकते हैं कि लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एक हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये रियल चीज़ें हैं जो नेचर में होती है। हाँ, ये संभव उन्हीं पर होती है, उन्हीं पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है।